तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी, आपको एक बेसिक इंट्रो दे दिया था मैंने, लगभग सारी बातें हो चुकी थी। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, थोड़ी बहुत चर्चा आएगी कि रोग की चिकित्सा करने का क्या फायदा होता है, कभी मरीज मरी जाता है हमारे प्रयास करने के बाद भी। तो हम बताएंगे कि प्रयास करने से ये होता है, कुछ लोग बच जाते हैं जिनकी आयु शेष होती है, और जिनको हम प्रयास करते हैं बच भी जाते हैं। हर रोगी को बचाना जरूरी, बचाना संभव नहीं हो पाता, और हर रोगी हमारे हाथ से निकल जाए ये भी जरूरी नहीं। फिर इसके बाद बात आती व्याधि के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। जो वर्गीकरण है वो हम सारा पढ़ चुके हैं। बस किताब में जो सिलोक्स है, जो सिलोक्स की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है, उनको अंडरलाइन करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी समझने वाला जो पार्ट था वो चैप्टर 1 में था। अब तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हम चीजों को, बस जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, एक बार देखेंगे, किताब को रीड करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं 30 मिनट के लिए। सबसे देखिए, कुछ इसमें और पॉइंट भी दिए गए हैं कि क्या कहते हैं, बस आप अभी याद कर लीजिए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लिख रहा है ऋषि भारद्वाज की शंका, यानी भारद्वाज ऋषि को एक कंफ्यूजन हुई थी, शंका हुई थी, किस चैप्टर में हुई थी पूछ लिया था, चरक चारी 3 में चर्चा हुई थी। जो ऋषि भारद्वाज थे उनको क्या हुई, एक कंफ्यूजन हुआ था, एक शंका हुई थी। क्या शंका करी थी उन्होंने, क्या आंसर मिला था उनको, ये अपन चरक चारी 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। खुड्डाक गर्भाप क्रांति, ठीक है, ये शारीरम, ये चैप्टर अपन क्या कहते हैं चरक शारीर तीनों ही पढ़ेंगे। फिर बात आती है महाचतुष्पाद अध्याय की, जिसमें मैत्रिक शंका हुई है। ठीक है, अब बात करें नंबर 1 मैत्रिक शंका, नंबर 2 साध्य असाध्यता का विचार। साध्य असाध्यता का विचार हम कर चुके हैं, बात करते हैं मैत्रिक शंका की। आइए हिंदी पढ़ते हैं, देखते हैं। लिख रहा है अब खुड्डा चतुष्पाद कर हम महाचतुष्पाद की बात करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। ठीक है, तो लिख भी रहा है, पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, षोडश गुण युक्त चिकित्सा के बारे में, चारों पादों के बारे में हमने पढ़ा था। कि हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से चारों पाद अगर युक्त होते हैं अपने अपने कलाओं से, अपने अपने गुणों से, तो क्या होता है, रोग की शांति अच्छी हो जाती है। आप अभी से एक टर्म याद करोगे, कला। कला का मतलब होता है गुण, कला का मतलब होता है गुण। तो आ कला का मतलब क्या होगा, आ कला, बताइए आप लोग। अगर कला का मतलब गुण है तो आ कला का मतलब क्या होगा, बताइए। अगुण, अगुण। और अगर बोलूं दोष, गुणहीन, गुणहीन या दोष। तो अगर आपसे पूछे कला का मतलब क्या है, गुण। आ कला का मतलब क्या है, दोष। सिंपल, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे जाके हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 वाद कला आकली अध्याय। तो उसमें मतलब क्या है, वाद की कला मतलब गुण के बारे में, आ कला मतलब दोष के बारे में। यानी वाद के गुण दोष संबंधित चर्चा हम किसे पढ़ेंगे, वाद कला कली अध्याय चरक सूत्र बारे में। तो वहां जो चैप्टर का नाम है, वहां पर कला का मतलब और आ कला का मतलब हमारे काम आएगा। इसलिए आपको अभी से ध्यान रख लेना, कला का मतलब होता है गुण, आ कला का मतलब आगुण मतलब दोष है। यानी वाद कला कली है अध्याय, मतलब वाद गुण दोष संबंधी इसमें चर्चा हो, ऐसा अध्याय वाद कला कली अध्याय चरक सूत्र 12। बात करते नंबर 1 पॉइंट की, चतुष्पाद की सार्थकता से क्या संबंध है। तो सर पहली लाइन को हाईलाइट किया गया है। कभी कभी ये रेफरेंस पूछ लिया जाता है, चतुष्पादम षोडश कलम भैषजम इति। जैसे ही षोडश कला लिखा आता है, बच्चे पागलों की तरह चरक सूत्र 9 पर टिक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि षोडश कला हमने वहीं पर करी थी, वहीं पर पढ़ी थी। 16 प्रॉपर्टीज, 16 क्वालिटीज हमने वहीं पर पढ़ी थी कि क्या वैद्य की क्वालिटीज है, क्या दवाइयों, क्या औषध की, क्या द्रव्य की क्वालिटीज है, क्या परिचारक की क्वालिटी है, क्या रोगी की क्वालिटी है। ये सारी क्वालिटीज हमने चरक सूत्र 9 में पढ़ी थी। और जैसे बच्चा षोडश कला नाम सुनता है, ये टर्म सुनता है, पागलों की भांति उस पर टिक कर देता है। जबकि ये लाइन कहां पर आई है, चरक सूत्र 10 में। तो अगर आपके सामने ये लाइन आ जाए, चतुष्पादम षोडश कलम भैषजम इति, तो आप चरक सूत्र 9 टिक करेंगे, चरक सूत्र 10 टिक करेंगे। बताइए आप लोग क्या टिक करेंगे आप। 10 चरक सूत्र 10 टिक करेंगे। ये आपसे छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, मोटी से मोटी बातें इसलिए पूछता हूँ, जिससे आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आपको, आप जो गलती हो, जितना भी अपन हो, हम आपस में कर लेंगे गलती, लेकिन कोई बाहर वाला हमारी गलती ना पकड़ पाए, हम बाहर वाले के सामने कमजोर ना पड़े। इसलिए मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, और आप लोग को छोटी छोटी बातें आपका आंसर देना आपका कर्तव्य है, आपके बेनिफिट के लिए। ऊपर मैंने लिख भी दिया है कि षोडश कला का वर्णन कहां पर आया है, चरक सूत्र 9 में आया है। लेकिन षोडश कला शब्द कहां पर आया है, षोडश कला शब्द चरक सूत्र 10 में आया है। तो ध्यान रखोगे, षोडश कलम शब्द कहां पर आया है, चरक सूत्र 10 में आया है। और षोडश कला का वर्णन कहां पर आया है, चरक सूत्र 9 में। तो अब मुझे आप आंसर दोगे कि षोडश कला का वर्णन आया है चरक सूत्र 9 में, चरक सूत्र 10 में, 9 में, बताइए। 9 में। और चतुष्पादम षोडश कलम भैषजमिति, ये लाइन कहां पर आई है, चरक सूत्र 9 में कि चरक सूत्र 10 में। 10 में, 10। चरक सूत्र 10 में। आइए
का लिख रहा है मैत्रेय का चतुष्पाद विषयक विचार। समझते हैं? देखिए मैत्रेय यहाँ पर अग्निवेश के लिए कहा गया, ध्यान रखेंगे। ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा बच्चों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मैत्रेय यहाँ पर अग्निवेश के लिए कहा गया है। ठीक है, अब इसमें आपको सेकंड लाइन में, सेकंड हाफ में पॉइंट दिख रहा होगा, तस्माद भेषजम किंचित कर्म भवति। ये लाइन भी आप रेफरेंस के लिए याद करोगे। जो लाइन बोल रहा हूँ तो ये लाइन कभी न कभी पूछी जा चुकी है, इनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मजबूरी में इतनी लाइन आपको टिक करवाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं आपका कहीं भी नुकसान ना हो, आप एक आइडिया को देखिए दिमाग में रह जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं इस लाइन को लिख दो, हो सकता है आप इस लाइन को इस तरीके से नहीं याद करे हो या इस तरीके से नहीं पढ़े हो कि आप इसको लिख सको, लेकिन हाँ अगर आपने ढंग से किताब को 4-5 पलट लिया, अगर आपसे पूछ लीजिए लाइन कहाँ की है और आपको ऑप्शन दे दे कि चल 8 की है, 9 की है, 12 की है, 25 की है, तो इतने आप बेवकूफ नहीं हो कि ये नहीं बता पाओगे कि भेषजम किंचित कर्म आ रहा है तो ये चरक सूत्र 10 की है, षोडश कलम युक्त आ रहा है तो ये क्या कहते हैं चरक सूत्र 10 की है, षोडश कला का वर्णन आ रहा है तो चरक सूत्र 9 की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि क्लास में हमने इतना जोर जोर दे करके पढ़ा है। तो देखिए हिंदी पढ़ते हैं, इसकी श्लोक में कुछ नहीं रखा, उसे एक लाइन की हिंदी पढ़ते हैं। लिख रहा है भगवान पुनर्षि आत्रेय की बातों को सुनने के बाद मैत्रेय के दिमाग में एक शंका, उन्होंने बोला कि जैसा आप कह रहे हैं वह ठीक है नहीं है। यानी उन्होंने भगवान पुनर्षि आत्रेय की बात को काटते हुए अग्निवेश ने कहा कि जो आप कह रहे हो वैसा ठीक नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि चिकित्सा के सारे सामान होने पर, आप हेडिंग इधर से नहीं पढ़ेंगे, आप मेरी बातों को सुनेंगे, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, मैं इसको रीड एक तरीके से कर भी रहा हूँ और कुछ सिंपलीफाइड करके कुछ समझाता भी जा रहा हूँ एंड टू एंड। तो अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आप मेरी बात को 50% मैच कर पा रहे होंगे, जबकि अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। किताब आप घर में ही पढ़ सकते हैं, मेरी बात सुनेंगे सिर्फ आप। उन्होंने कहा कि भगवान पुनर्षु आत्रेय आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चिकित्सा के सारे सामान सारे साधन होने पर, कि आपके पास डॉक्टर भी है, सेवक भी है, ये सब होने पर मरीज भी आपका जितेंद्रिय, मतलब उसकी इंद्रियों का बल नाश नहीं हो, या कह सकते हैं उसकी इंद्रियां में बल है, अभी उसकी इंद्रियां सही सलामत है, डॉक्टर भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि चिकित्सा के सारे उपकरण हमारे पास है, हमारे पास भेषज है, दवाई है, हमारे पास मरीज है, हमारे पास जो रोगी है वो भी जितेंद्रिय, लेकिन फिर भी मरीजों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको आरोग्य चाहिए, अगर आपको आरोग्य चाहिए तो उसके प्रति औषध कोई कारण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आरोग्य के प्रति औषध कारण, या मतलब औषध से ही आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है या फिर दवाई से ही आपको आरोग्यता मिलेगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये बात कंप्लीटली असत्य है। अतः आरोग्य के प्रति औषध कारण नहीं है। फिर बताया जा रहा है कि जैसे एक बड़े गड्ढे या तालाब में थोड़ा जल अथवा बहती नदी में थोड़ी मुट्ठी दूध छोड़ दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति जाने वाला, तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? उसी तरीके से नदी बह रही है, आपने उसमें एक मुट्ठी मट्टी छोड़ दी, कोई मतलब नहीं है, बेकार है। ठीक है, और लिख रहा है और दूसरे कुछ रोगी चिकित्सा के साधन नहीं होने पर, पहली तरफ क्या कह रहा है, सारे साधन है, यानी कंप्लीट साधन, लेकिन क्या हो रही है, रोगी की डेथ हो रही है, रोगी की डेथ हो रही है। जबकि अगर इनकम्प्लीट साधन है, फिर भी रोगी बच जा रहा है, रोगी को आरोग्य मिल जा रहा है, रोगी ठीक हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो, इन्होंने ये कहा, किसने कहा ये बात, अग्निवेश ने कही कि जो औषध है वो आरोग्य के प्रति कारण नहीं है, क्योंकि हमारे पास दवाई भी है, डॉक्टर भी, लेकिन फिर भी मरीज मर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे पास ना डॉक्टर है ना मरीज है, डॉक्टर है तो मूर्ख है, कैसा है, मूर्ख वैद्य है, लेकिन फिर भी मरीज बच जा रहा है, उसको आरोग्य की प्राप्ति हो रही है। तो इसमें उन्होंने यही कहा कि चिकित्सा आरोग्य की प्राप्ति में लाभदायक नहीं है। कहा जाता है कि ट्रीटमेंट करने पर भी व्यक्ति की मौत हो जाती है और बिना ट्रीटमेंट करे ही व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि कहा गया विदाउट ट्रीटमेंट आपको आरोग्य मिल जाता है, इन सम कंडीशन की बात हो रही है। और ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट है तब भी डेथ हो जाती है, तब भी मृत्यु हो जाती है। यानी ट्रीटमेंट करना ना करना बराबर है अकॉर्डिंग टू अग्निवेश। इस पर पुनर्वसु आचार्य क्या कहते हैं सुनिए। वो पहले उस बात को समझाने से पहले पुनर्वसु ने क्या कहा, पहले मैं आपका इसका विमर्श पढ़ देता हूँ। ठीक है, अभी अभी क्या कहते हैं, ये बात जैसे क्या क्या कहते हैं, आपने मुझसे कह दिया कि सर आपके पढ़ाने ना पढ़ाने का क्या मतलब है। आपके पढ़ाने के बाद सेम कंडीशन है, बिल्कुल आप मैच करके देखिएगा, आपके पढ़ाने के बाद भी कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं और आपके बिना पढ़ाए भी कुछ बच्चे पास हो जाते हैं। क्या मतलब आपके पढ़ाने का? अब इसका आंसर मैं क्या दूंगा,
वो आंसर अभी आगे है। लेकिन पहले जो आपने बात कही है उस बात को और डिटेल में समझ लेते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आप कहना क्या चाह रहे हो, तात्पर्य क्लियर है। वैसे आपने बस कुछ नहीं कहा, आपने ये कहा कि पास होने में आपकी पढ़ाई कोई महत्व नहीं रखती, जो बच्चे आपसे पढ़ते हैं वो भी फेल हो जाते हैं और जो बच्चे आपसे नहीं पढ़ते वो भी पास हो जाते हैं। यानी आपको पढ़ाना ना पढ़ाना कोई मतलब नहीं रखता। यानी जो अग्निवेश थे, जो पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, जो पुनर्वसु भगवान पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु से ऐसा बोल दिया कि चिकित्सा करने का क्या मतलब, जब कोई बच ही नहीं रहा। और क्या कहते हैं, चिकित्सा करने का क्या मतलब जब बिना चिकित्सा करे कुछ लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो आइए विमर्श देखते हैं। क्या कहा मैत्री के मत में, चिकित्सा करना या चिकित्सा ना करना दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू मैत्री, अकॉर्डिंग टू अग्निवेश। डू ट्रीटमेंट और नॉट डूइंग एनी ट्रीटमेंट इज इक्वल। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर दो उदाहरण दिए। बड़े गड्ढे या तालाब में थोड़ा जल डालना अर्थात जो रोगी मरनोमुख यानी मरने वाला है उसको थोड़ा सा देना व्यर्थ है, बहती नदी में एक मुट्ठी धूल छोड़ना भी व्यर्थ। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब आते हैं क्या उत्तर दिया। पहले जो लाइनें हैं ये मैं अंडरलाइन करा दे रहा हूं, तो आपको दो तीन लाइन अंडरलाइन करोगे। ना ही भैंसज साध्या नाम व्याधि नाम भैंस्यम कारण मुक्ति। पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर इनका मतलब भी आपको समझा दूंगा, लाइन का मतलब भी आपको समझ में आएगा। पहले पूरी आपकी हिंदी बता देता हूँ, पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जिन बच्चों ने ये सोच रखा है कि बिल्कुल सही तो कह रहे हैं सर कि पढ़ाना ना पढ़ाना क्या मतलब है, पढ़ाना ना पढ़ाना बराबर है, पढ़ना और ना पढ़ना दोनों ही हमारे लिए बराबर है, क्या फायदा। तो आइए देखते हैं आत्रेय क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ आप लोगों से। आचार्य पुनरतु ने क्या कहा था, जब मैत्री की बात सुनी उन्होंने कहा, हे मैत्री मेरी बात सुनो, बात सुनो, तुम ये सोच रहे हो या कह रहे हो गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। तुम्हारा कहना ऐसा है क्या कहते हैं कि षोडश गुण से युक्त चिकित्सा, यानी कह सकते हो जिनके अंदर 16 प्रॉपर्टी है, 16 गुण मिल रहे हैं, उससे युक्त चिकित्सा करने पर व्यक्ति मर रहा है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है मतलब जहां पर औषधि साध्य थी, मतलब जहां पर जो व्याधि है वो ठीक हो सकती है, वहां पर व्याधि में औषधि अपना कार्य करेगी। जहां पर जो व्याधि औषधि से ठीक हो सकती है वहां पर वो औषधि कार्य करेगी। यानी जो बच्चा पढ़ सकता है वो मेरे पढ़ाई द्वारा पास होगा। समझ रहे हो मेरी बात को कितनी अच्छी तरीके से आप कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। यानी जो बच्चा मेरे पढ़ाई हुई द्वारा पास हो सकता है पास होगा, लेकिन जो बच्चा मैं कितने पढ़ा लूं लेकिन जो बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर कोई व्याधि ऐसी है जिसके अंदर औषधि का इफेक्ट ही नहीं है, औषधि कोई काम की नहीं है, रोग असाध्य हो चुका है, क्रॉनिक हो चुका है, तो उसमें औषधि देना ना देना बराबर है। मेरा पढ़ाना ना पढ़ाना उन बच्चों के लिए बराबर है जो खुद नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। तो उसी तरीके से आचार्य ने बोला कि क्या कहते हैं कोई व्याधि ऐसी है जो औषध के साध्य है, यानी कि औषध से ठीक हो सकती है। अगर आप औषध दोगे तो जो औषध है वो अपना इफेक्ट जरूर दिखाएगी, ठीक है। और षोडश गुणा चिकित्सा के बिना रोग मुक्त हो जाने वाले रोगी की चिकित्सा से कोई क्या कहते हैं विशेष आवश्यकता नहीं होती। मतलब कह सकते हो कि जो रोगी रोग से ठीक हो सकते हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे अगर उनको षोडश गुण युक्त क्या कहते हैं चिकित्सा मिल जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोई अगर फिसल कर गिर गया है वैसे तो खुद खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका हाथ पकड़ के उठा दो, सपोर्ट दे दो थोड़ा, तो जल्दी उठकर खड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से चिकित्सा करती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, माना वो ठीक हो सकता है खुद से, लेकिन अगर हम उसको औषधि दे दें, अगर उसको चिकित्सा करने में सहायता कर दें तो कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि अगर औषध प्रयोग से साध्य होने वाली व्याधियों में औषध का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं होता। और षोडश गुण चिकित्सा के बिना ही रोगान्मुक्त हो जाने से रोग की चिकित्सा में षोडश गुण चिकित्सा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यानी कह रहा है जो युग रोग ऐसे ठीक हो सकता है, माना उसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चिकित्सा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, वो फिसलने वाले एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल का लिख दिया, फिर आगे देखते हैं। दिख रहा है क्या कहते हैं, कुछ रोगी संपूर्ण षोडश कला के प्रयोग होने पर भी मर जाते हैं, क्योंकि जो कोई आवश्यक नहीं कि जितने रोगी षोडश कला चिकित्सक की जाती है सभी अच्छे हो जाए, क्योंकि सभी व्याधियां चिकित्सा से साध्य नहीं होती। जो व्याधियां असाध्य हैं वह क्या कहते हैं कभी भी ट्रीटेबल नहीं बताई, उनकी चिकित्सा का तो समय बताया नहीं। इसलिए कह रहा है चिकित्सक करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करते हैं वह ही सफल होते हैं। यानी आपको पहले ये परीक्षा कर लेनी है कि व्याधि साध्य है असाध्य है। तो देखिए यहाँ तक की हमारी बात पूरी हो चुकी है। अब इसमें अंडरलाइन करा हुआ है उसको समझेंगे। पहला कह रहा है ना ही भैंस साध्य नाम व्याधि नाम वैश्यम कारण भक्ति, यानी जो रोग भैंस से साध्य हैं उनमें आप कह सकते हो अगर आप उनमें प्रयोग करते हो तो आपकी जो औषधि है व्यर्थ नहीं जाएगी। इस लाइन का मतलब क्या है, ना ही भैंस साध्य नाम व्याधि नाम वैश्यम कारण भक्ति, यानी अगर आप औषधि का प्रयोग कर रहे हैं जो रोग भैंस साध्य है वो ठीक हो जाएंगे, व्याधि आपकी क्या कह सकते हो जो आपकी औषधि है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है ना ही सर्वे व्याधियो भवन्य उपसाध्या, यानी सारी व्याधियां ऐसी हो सकती है ठीक हो जाए, ना उपसाध्य नाम व्याधि न उपनियम सिद्ध्यंती, और आपको उन व्याधि को पहचानना है
जो कहते हैं चिकित्सा के साध्य होती हैं। तो इस तरीके की मतलब थी, 3-4 लाइन आप अंडरलाइन कर लोगे, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। फिर लिख रहा है परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति, जो लोग परीक्षा करके क्या कहते हैं अपना ट्रीटमेंट करते हैं वो ही कुशल कहलाते हैं, वो ही सफल होते हैं। ठीक है, चिकित्सा करते समय हमेशा आपको परीक्षा करनी है, परीक्षा करने के बाद कि ये साध्य असाध्य इसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बाद जो लोग अपना कार्य करते हैं वो ही ट्रीटमेंट में सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। आगे है उपयुक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण। अब थोड़ी बात की जा रही है, जनरल बात है, क्या कह रहा है यहाँ पर बेसिकली सामान्य विशेष सिद्धांत का बात की जा रही है। सामान्य विशेष सिद्धांत कुछ नहीं कहता, वो कहता है शरीर में जिसकी वृद्धि हुई है उसको घटा दो, और जिसके क्षय हो गया उसकी वृद्धि कर दो। आपको पता है वृद्धि सामान्य के द्वारा होती है और क्षय हमेशा आपके इस विशेष द्वारा होता है। मैंने बोला आपकी धातुओं की वृद्धि हो गई है, वृद्धि में आप किसका प्रयोग करोगे, विशेष का प्रयोग करोगे, क्षय के लिए सामान्य का प्रयोग करोगे। अब क्या कह रहा है, इदम चाना प्रत्यक्षम यदन आतुरेण भेषजम आतुरम चिकित्सा। पहले हिंदी पढ़ते हैं, लिख रहा है ये प्रत्यक्ष है कि हम दोष मुक्त योगी की चिकित्सा दोष रहित औषधियों से करेंगे। जो रोगी छीड़ हो गए, छीड़ मतलब कमजोर हो गए, उनकी चिकित्सा भृंगण औषधियों से, जाहिर सी बात है भृंगण औषधि क्या करेंगी, जो धातु में छीड़ हो गई, धातु क्षय हो गया उसको पूर्ण करेंगी। क्रश और दुर्बल रोगियों की चिकित्सा पूर्ण या तर्पण औषधियों से, जाहिर सी होती है क्रश हो गए हैं, पतले हो गए हैं, दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, उनकी चिकित्सा आप तर्पण से करोगे। स्थूल जो मोटे हैं, मेद के साथ मेद ज्यादा है, उनकी चिकित्सा अपतर्पण से, अपतर्पण मतलब जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे ऐसी चिकित्सा से करोगे। गर्मी से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा शीतल औषधियों से, जो गर्मी से पीड़ित है, जिसको लू लग गई है या फिर गर्मी से क्या कहते हैं धातु छीड़ हो गई है, उसके लिए आप क्या करोगे, शीतल औषधि का सेवन कराओगे। और शीत से पीड़ित रोगियों के लिए, जो शीत से पीड़ित को ठंड लग रही है, उनके लिए आप उष्ण औषधि का प्रयोग करोगे, यानी ठंडे में गर्म, गर्म का ठंडे का प्रयोग। जो कमजोर हो गया है उसको भारी कर दो, भ्रंगर दे दो। जो मेदस्वी है, मोटा ज्यादा हो गया है, उसको अपतर्पण करा दो। जो क्रश और दुर्बल हो गया उसका तर्पण करा दो। जो दोष रहित है उसको दोष मुक्त औषधियां आपको देनी है। तो ये लिख रहा है कृशम चा दुर्बलम आप्यायम स्थूलम मेदस्वेन अम तर्पणयाम शीतलो उष्णम अभिभूत उपचरम। कुछ नहीं, बस ये बोला गया, चीजों को याद नहीं करना, बस आपको ये हाईलाइट पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से ये याद करना है। व्याधीन मूल विपर्य उपचार, यानी जो व्याधि है हमेशा आपको उसका जो मूल है, जो कारण है, उसके अपोजिट ट्रीटमेंट करना है। देखिए कभी भी किसी को हराना होता है उसके बेस में जाती है, उसकी जड़ में जाती है। जैसे अगर मुझे किसी अपने अपोनेंट को हराना तो उसके बेस में जाऊंगा कि उसका बेस कैसे है। ठीक है, बेस जाने की मतलब किस पे उसकी नींव टिकी हुई है। किसी भी घर को गिराना होता है, किसी बिल्डिंग को गिराना होता है, उसकी नींव पर जिसकी जड़ है उस पर वार करते हैं। उस तरीके से पेड़ के साथ होता है, पेड़ की कितनी भी शाखाएं काट दो, पेड़ हारता नहीं है, लेकिन जिस दिन पेड़ की जड़ आपने काट दी पेड़ गिर जाएगा। तो जरूरी है कि आप उसकी शाखाओं पर ना काट करके आप उसकी सिम्टम्स को काट रही हो, आप उसकी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, रोग दोबारा से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रोग का क्या कहते हैं, कह सकते हो आपने निदान परिमार्जन कर दिया, यानी कि उसकी जो जड़ है, जो रूट है, जो मूल है, जो हेतु है जिस कारण से उस व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, उसको खत्म कर दिया तो व्याधि पुनः लौट कर नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो व्याधि है आपको उसके रूट में वार करना है, आप उसके मूल में वार करेंगे, तो इसलिए कह दिया व्याधीन मूल विपर्यण उपचरंतम। ठीक है, फिर साध्य सत्य असत्य की बात। तो पहला लिख रहा है अर्थ विद्या उपशय हानि उपक्रम संग्राहम, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, इस लाइन को याद करेंगे। देखिए क्या बताया गया है, उन्होंने ये कहा गया है कि जब आप साध्य असाध्यता का विचार कर लें तभी आप ट्रीटमेंट करेंगे। जो डॉक्टर, जो वैद्य साध्य असाध्य का विचार नहीं करता और असाध्य रोग की चिकित्सा करता है और असाध्य रोग की डेथ हो जाती है तो क्या क्या नुकसान होता है। आप खुद सोचकर देखिएगा कि अगर आपने क्या करा, साध्य और असाध्यता का विचार नहीं करा, आपने ये नहीं देखा कि इस पेशेंट को बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा, इस पेशेंट की कंडीशन क्या है, लेकिन आपने क्या करा, बिना ये कंडीशन जाने, बिना परीक्षा किए ट्रीटमेंट प्रोसीजर में इन्वॉल्व हो गए, तो क्या होगा। अगर आप इन्वॉल्व हुए, रोगी आपके क्लिनिक पे मर गया, तो क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज बताइए पहले कि क्या क्या हो सकता है अगर रोगी आपके क्लिनिक में मर जाता है। तो बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या हो सकता है। कॉमन सेंस बताइए, जितना आप सोचते हैं कि सर जेल हो जाएगी, जो भी मतलब जो भी आप सोचते हैं बताइए मुझे, उसी से कहीं ना कहीं केस हो आंसर छुपा हुआ जाएंगे, है। बताइए क्या क्या होगा। केस फाइल होगी, और बताइए सर और पेशेंट्स आने से लोगों में डरेंगे। डर होगा। बहुत अच्छा, पेशेंट आने से डरेंगे। और आपकी बदनामी होगी नहीं होगी, मुझे बताइए। बताइए डॉक्टर की बदनामी यस होगी नहीं सर। होगी। डॉक्टर की बदनामी, ये बताइए ऐसा डॉक्टर क्या मरीजों को संग्रह कर पाएगा, मरीजों को इकट्ठा कर पाएगा नहीं दोबारा, नहीं नहीं कर पाएगा। रोगी डरेंगे कि ये तो वही डॉक्टर साहब है जिनकी क्लिनिक में मर गया था एक व्यक्ति।
क्या ऐसा व्यक्ति जब रोगी का संग्रह नहीं कर पाएगा पैसे इकट्ठे कर पाएगा, कि ज्यादा पैसे कमा नहीं। पाएगा? नहीं कमा पाएगा। क्या पेशेंट उसकी क्या कहते हैं विद्या, उसके ज्ञान, उसकी नॉलेज पर उंगली उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? हाँ, यस, उठाएंगे। उठाएंगे। क्या उसकी बुराई होगी नहीं होगी, उसकी निंदा करेंगे लोग नहीं करेंगे? हाँ, समाज में करेंगे, होगी। बिल्कुल। अब देखिए, अब आपके पास समझ आएगी, कुछ नहीं, बस आपको इतना याद करना है। हो गया टॉपिक हमारा खत्म। देखिए, अर्थ की हानि, धन की हानि होगी नंबर 1 पॉइंट। विद्या की अप्रतिष्ठा, उसके ज्ञान पर उंगली उठेगी कि कुछ नहीं आता डॉक्टर को। यश की हानि होगी, यश मतलब जो उसकी इज्जत है, जो उसने मेहनत से इज्जत बनाई होगी, यश बनाया होगा। अरे वो डॉक्टर साहब, यश मतलब अरे वो डॉक्टर साहब का नाम सुना आपने, वो डॉक्टर साहब वहां पर बैठते हैं, काफी अच्छा हाथ है उन पर, वो दिखा लीजिए आप ठीक हो जाओगे, उसकी हानि हो जाएगी। चौथा, निंदा का पात्र, बुराई होगी, गालियां पड़ेंगी। नंबर 5, रोगियों का संग्रह नहीं कर पाएगा। अब बताइए, इससे इजी कुछ है? बताइए आप लोग, ये बात अगर अगर आप याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे इन बातों को, पांचों को याद यस कर सर। लेना, इनको याद कर लेना। हो सकता है अगर श्लोक याद कर सको, अगर इतना सा पार्ट याद कर सकते, इतने से पार्ट को आप याद कर लेना। अर्थ विद्या यशो हानि उपक्रमा संग्राहम, उपक्रोशम संग्राहम मतलब अर्थ की हानि, विद्या की अप्रतिष्ठा, यश की हानि, निंदा यानी कि उपक्रोशम, उपक्रोश रहेगा लोगों का आपके प्रति, आक्रोश रहेगा, गुस्सा रहेगा, निंदा का पात्र बनोगे आप। असंग्राहम, कभी भी संग्रह नहीं कर पाओगे रोगियों का। ठीक है, अब आते हैं अपने चार्ट पर, टेबल पर लिख रहा है सुख साध्यम मतम साध्यम कृत साध्यम थापि, यानी ये सुख साध्य है, दो पार्ट है, साध्यम यानी सुख साध्यम, कृत साध्यम, द्विविधम चाप्य असाध्यम, असाध्य की भी दो पार्ट है, कौन कौन से? याप्यम नंबर 1, अनुक्क्रम नंबर 2। देखिए श्लोक में नाम छुपे हुए हैं, ये श्लोक जब जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आप ऑटोमेटिकली तोड़ना सीख जाओगे। फिर लिख रहा है साध्य नाम त्रिविधम चा विकल्पम, अल्पम मध्यम उत्कृष्टा प्रति, जो साध्य है उसके त्रिविध विकल्प है, अल्प है, मध्य है, उत्कृष्ट है, विकल्प 3 है नीचे, 1 2 3। इससे अच्छी ड्राइंग मैंने आपके लिए करके रख दी है, इससे इजी लैंग्वेज में। अगर आप मेरा इतना ये चार्ट पढ़ लेते हो, यकीन मानिए मोर अट्रैक्टिव, और सारे कंटेंट मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, अब बात करें क्या कहते हैं साध्य की, तो साध्य को दो भाग में बताया गया, जैसे मैंने बताया सुख साध्य और कृत साध्य। बात करें असाध्य की, असाध्य को भी दो भाग में बांटा गया, याप्य, किसी का माय कौन है, अनुक्रम। ठीक है, याप्य और अनुक्रम। अब देखिए, जो सुख साध्य और जो कृत साध्य है, इसके अंदर 3 विकल्प रहते हैं, तो लिख रखा है साध्यता के विकल्प 3 है, कौन कौन से? अल्प चिकित्सा साध्य, मध्यम चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। जबकि जो याप्य और अनुक्रम, इसके लिए विकल्प ना तो असाध्य नाम, नो फर्दर क्लासिफिकेशन, साध्य असाध्यता की कोई भेद ही नहीं है। ठीक है, अब पहला एंटर करेंगे सुख साध्य। सुख साध्य के लिए पहला श्लोक है, समझते चलेंगे। अब आप लोग इस लेवल पर आ चुके हैं कि श्लोक को समझ सकें, क्योंकि सारी हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। बस 4 श्लोक समझेंगे, सुख साध्य के, कृत साध्य के और फिर याप्य के और अनुक्रम के, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करूंगा 10 मिनट में सारा हो जाए, कोई भी गाड़ी तेज नहीं दौड़ेगी, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, एक वर्ड समझा के। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, थोड़े आंसर करिएगा, समझ नहीं आए तो हैंड टू हैंड मुझे डिस्टर्ब करिएगा, हैंड टू हैंड, डिस्टर्ब नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं बोलेंगे, बेटर टू से आप क्या कहते हैं पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, किसी का माइक ऑन है तो माइक प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए। लिख रहा है हेतुआ पूर्व रूपाणी रूपाण्या अल्पाणी यस्सा, इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या लिखना चाह रहा है ये? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, हेतुआ पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पाणी, क्या मतलब है इसका? बताइए जल्दी। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, हेतु पूर्व सब अल्प होना चाहिए, यानी हेतु का पूर्व का रूप का अल्प होना। पहली लाइन क्लियर है, यानी अब आप लोग श्लोक पढ़ पा रहे होंगे और पढ़ना सीख जाओ कुछ टाइम में। फिर लग रहा ना चा तुल्य गुणो दोष्यो दोषम प्रकृति भवेद, जो दोष है वो तुल्य नहीं होना चाहिए, किसके? गुण के, दूष्य के और प्रकृति के। नाचा काल गुणे तुल्य, और काल की भी तुल्य नहीं होना चाहिए, काल मतलब प्रकृति से है, कि ये नहीं कि शरीर चल रही है पित्तज विकार हो गया तो वो क्या हो जाएगा, काल गुण के तुल्य हो जाएगा, उसको कुछ साध्य नहीं बोलेंगे। ना देश दुरुपक्रम, और जो देश है वो उसकी चिकित्सा में उपक्रम में कोई विविधान, कोई क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे। गति रेखा, उसकी गति हो, नवत्वम ना रोग उपद्रव हो, उसकी गति ना कोई नहीं हो, एक दोष के कारण हो, और उसके उपद्रव नहीं आए। आइए बचा हुआ श्लोक नीचे, अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ। दोष एक, और एक दोष जो मैंने बताया था कि सुख साध्य एक दोष के कारण होता है, जो कृत साध्य होता है द्वैदोषज होता है, और जो प्रत्यक्ष होता है त्रिदोषज होता है। समुत्तो देह सर्व औषधम सक्षम, और जिसका जो देह होगा सारी औषधि को सहने के योग्य हो।
चतुष्पादम उत्पत्ति सुख साध्यम लक्षणम, और जो चतुष्पाद है वो अपने षोडश कला युक्त हो। इसके विमर्श में आएंगे, विमर्श में काफी सारी बातें की गई हैं, कुछ अपवाद भी मिलते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं। एक्सेप्शन क्या मिलते हैं, इसे मैंने बताया कि ऋतु और दोष तुल्य नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है, क्या कहते हैं कि ऋतु और दोष तुल्य होने पर भी कुछ व्याधियां सुख साध्य हैं। जैसे ज्वर का मान लीजिए, ठीक है, जिस ऋतु में क्या कहते हैं, कह सकते हो अगर क्या कहते हैं पैतृक ज्वर है, मैंने बोला पित्त के कारण ज्वर हो रहा है, और शरद में अगर पित्त के कारण ज्वर हो रहा है तो सुख साध्य होता है। हालांकि शरद में जो पैतृक ज्वर है सुख साध्य नहीं होना चाहिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि पैतृक ज्वर यानी पित्त के कारण हो रहा है, और शरद में हो रहा है यानी शरद का पित्त का काल है, लेकिन फिर भी वो रोग क्या कहते हैं कैसा है, सुख साध्य है। तो ये एक्सेप्शन है कि जो ज्वर होता है, अगर क्या कहते हैं पैतृक ज्वर है शरद में हो गया फिर भी सुख साध्य है, अगर कफ के कारण ज्वर हो रहा है और बसंत ऋतु में हो रहा है फिर भी सुख साध्य है। ये एक्सेप्शन है, जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर बसंत में कफज बेकार होगा तो सुख साध्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बसंत में अगर बातिक या अगर बसंत ऋतु में कफज ज्वर हो रहा है फिर भी वो सुख साध्य, दिस इज द एक्सेप्शन। नंबर 2, दूषित और दूष। मैंने आपको बताया था अगर जो दूष्य है यानी जो धातु दूषित हो रही है, जो दोष दूषित कर रहा है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था पित्त रक्त में रहता है, तो पित्तज विकार कभी भी रक्त को दूषित नहीं करे। अगर ऐसा करता है तो रक्त कैसा हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो जो दोष हो जाएगा, व्याधि हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, क्रस साध्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका जगह है, वो उसका गढ़ है, ठीक है। लेकिन प्रमेय के साथ ऐसा नहीं है। जो प्रमेय होता है, प्रमेय 20 प्रकार का आप आगे पढ़ोगे, तो जो कफज प्रमेय होता है, कफज प्रमेय, प्रमेय बेसिकली रस धातु में होता है। तो रस धातु में किसका अधिष्ठान है, कफ का, यानी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अगर रस धातु में कफज प्रमेय होगा तो वो असाध्य होना चाहिए या कृत साध्य होना चाहिए, जबकि अगर प्रमेय रस में होता है तो वो सुख साध्य होता है, जबकि जो वातिक है वो असाध्य हो जाता है। ठीक है, ये बताइए आपकी 2 पॉइंट क्लियर समझ में आए, क्या कहना चाह रहा था मैं, समझ में आया आपको, नहीं आया ये बताइए, बताइए ईमानदारी से, आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए, 1 और 2, ऋतु और दोष की साम्यता और दूषित और दोष की साम्यता, आए कि नहीं आए ईमानदारी से बताइए। यस सर। एक बार फिर से, इतना सोचा मत करो यार, क्या कहते हैं मैं आप लोग क्या कहते हैं इतना क्या कहते हैं आप लोगों से पूछता हूँ तब जाके आप बता दो, अरे बता दो समझ में आया नहीं आया, इतना बल्कि आपको बोलना चाहिए अरे सर बता दो, आप बता दो। ठीक है, क्या कहते हैं उल्टा हो रहा है, कहते हैं मुझे आप लोगों से पूछना पड़ रहा है, जबकि आप लोगों को बोलना चाहिए कि सर आप बता दो। पहला, किसी का माइक, चलिए आइए, मैंने कहा कि तुल्य दोष और ऋतु, ये क्या है, अपवाद है। पहले मैं कॉमन लिख देता हूँ, कॉमन जनरली क्या साध्य हो जाएगा, बट इन केस ऑफ ज्वर देयर इज अ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है, आइए देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। जैसे मैंने बताया कि जो ज्वर है, ज्वर मैंने बोल दी कैसा है, पैतृक है। पैतृक मतलब पित्तज है, पित्त के कारण ज्वर हुआ है। तो मैंने बोल दिया ज्वर किसमें हो रहा है, ज्वर हो गया है आपका शरद ऋतु में। जब ज्वर शरद ऋतु में हो गया तो आपने देखा साम्यता मिल गई, यानी पित्त और शरद ऋतु की आपको पता है सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शरद में क्या रहता है, पित्त का प्रकोप रहता है, शरद में पित्त का प्रकोप रहता है, यानी कह सकते हो यहाँ पर क्या मिल गई आपको, साम्यता मिल गई, साम्यता मिल गई, यानी ऋतु में पित्त का प्रकोप था और उसी में रोग की उत्पत्ति हुई। तो जिसने पूछा था आशीष अनुराग, क्लियर है आपको ये बात। पहला एग्जांपल कि तुल्य दोष और ऋतु से क्या तात्पर्य है, जो ज्वर था पैतृक ओरिजिन था, पैतृक मतलब पित्तज का था, पित्त का काल शरद होता है, लेकिन ज्वर पित्तज काल में हुआ यानी शरद ऋतु में हुआ, लेकिन फिर भी क्या होगा, बट दिस इज सुख साध्य,
और अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ बट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ड्यू टू ड्यू टू सिमिलरिटी इन ऋतु यानी कि काल, सिमिलरिटी इन बिटवीन ऋतु काल एंड दोष इज अकर। लेकिन फिर भी दोष कैसा है? सुख साथ। बताइए, किसी लड़के ने पूछा था कि ये पॉइंट समझ में पहला पॉइंट क्लियर है? अनुराग, आशीष, जो भी था, क्लियर है आप सबको? सब बच्चे बता दो मुझे तो क्लियर है कि नहीं पहला पॉइंट। अब आवाज नहीं आई आप लोगों की? क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes. ठीक है, चलिए नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 2 पॉइंट था कफ के बारे में, प्रमेय के बारे में, यानी कि तुल्य, दूष्य और दोष के बारे में। दिस इज नॉट सुख साध्य। क्यों सुख साध्य नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दूष्य और दोष कैसे तुल्य हैं। बट इन केस ऑफ प्रमेय, प्रमेय मतलब इन केस, प्रमेय केस में क्या रहेगा? आइए देखते हैं प्रमेय केस में क्या रहेगा। प्रमेय केस में मैंने बोला दूष्य क्या है? रस। दोष क्या है? कफ। ये दोनों क्या है? साम्य है, ये कह सकते हो तुल्य है। तो ये क्या होना चाहिए था? कृत साध्य या असाध्य है। लेकिन होता क्या है? सुख साध्य। तो ये भी क्या है? एक तरीके का एक्सेप्शन, यानी दूष्यता और दोष में जो प्रमेय होता है ये क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट भी बताइए जल्दी, मुझे बताइए जल्दी। Yes, sir. चलिए एक पॉइंट और समझ लेते हैं लिख करके, तीसरा पॉइंट लिख कर ही समझ लेते हैं, इतना समझ लिया। तीसरा मैंने आपको बताया था कि रोग कैसा हो? नया हो। रोग कैसा हो? नवीन हो। तो पता है जब रोग नवीन होगा तो कैसा होगा? सुख साध्य होगा नहीं होगा? बताइए आप, सुख साध्य होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। होगा। अरे बोल दिया करो यार, मुझे पता है तुम भी 1.5 घंटे से पढ़ रहे हो, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। 5:30 बजे से मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ। 5:30 से 8:30 हो गए, ये 3 घंटे मुझे पूरे हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। यकीन नहीं हो तो आप देख लीजिएगा, कहते हैं रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप भी बताएं, फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, लगभग 3 घंटे हो गए, मेरी एनर्जी अब भी उतनी है। आप लोग इतने कमजोर हो जाते हो, कैसे काम चलेगा बीच है? आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहोगे तो मुझे भी एनर्जी आएगी। आप लोग की क्लास मैंने बाद में इसलिए रखी है क्योंकि आप लोग को पढ़ाने में मुझे मजा आता है। अगर मैं उनकी क्लास बाद में रख दूं तो मैं उनको पढ़ाऊंगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं पाऊंगा उनको, क्योंकि वो तो इतने डम है, मतलब डम इन द सेंस इतने वीक है अभी, मतलब आयुर्वेद में। दूसरा, इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है इस बार, क्योंकि देखने को मिल रहा है जैसे नए नए बैचेस आ रहे हैं उनका आयुर्वेद में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। क्या कहते हैं, आप लोग भी मतलब इतने वीक नहीं थे पढ़ाई में। वीक इन द सेंस आप लोग के अंदर इंटरेस्ट था। देखिए वीक कोई नहीं होता, कमजोर कोई नहीं होता। कमजोर जो क्या कहते हैं वीकनेस आती है, वो आती है लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण। अगर आप अभी चरक में इंटरेस्ट लेना छोड़ रहे हैं, चरक को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली वीकनेस कमजोरी डेवलप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डम हो जाओगे। बच्चा कोई भी डम नहीं होता। आप लोग सब लोग नीट देकर आए हो मेडिकल में, तो कोई भी डम नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन डम आप अपने आप को खुद बना लेते हो, पैरालाइज अपने आप को खुद कर लेते हो। जो चैप्टर है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके। तो उन लोगों का वही होता जा रहा है, नए बच्चों का जो इस बार 21 बैच आया है, क्या कहते हैं, उनमें क्या है, इंटरेस्ट की बहुत कमी है। आयुर्वेद को लेकर इंटरेस्ट की बहुत कमी है, उनको मैंने स्रोतस बता दिया। लेकिन फिर भी मजाल क्या है, कुछ पढ़ा हो या कुछ क्वेश्चन आए हो, जैसे जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले बच्चों को पढ़ाया था, तो पिछले काफी मजा आ रहा था पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे थे। पता नहीं इस बार कितने बच्चे हमें ऐसे मिले हैं या क्या बात हुई है, वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। खैर कोशिश करिए, काफी इंप्रूवमेंट है, उन्हें पहले से तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ थोड़ा आप लोग एनर्जी दिखाया करिए, क्योंकि
कल से क्या हो जाएगा, कल से रचना भी हो जाएगी, पदार्थ भी हो जाएगी। तो क्लास कल से हो सकता है 5 मिनट की लेने लग जाऊंगी, 5:30 से रखूंगा अभी। तो खैर क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी 40-40 मिनट करनी पड़ेगी, 5:30 से 6:10 या फिर 6:20 से 7 तक की। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी दोनों की हो जाए। तो आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहा करिए, इससे मुझे भी नींद ना आए। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया रोग अगर नवीन है तो क्या बोलेंगे, सुख साध्य है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया रोग कैसा है, रोग चिरकालीन है, रोग पुराना है, तो ये कैसा हो जाएगा, सुख साध्य होगा नहीं होगा। अगर रोग चिरकालीन है तो बताइए। नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा। सुख साध्य नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रोग सुख साध्य नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल में एक्सेप्शन देखा जाता है। तो बात करते हैं रक्तज गुल्म की। रक्तज गुल्म, देखिए रक्तज गुल्म के बारे में निदान स्थान में पढ़ेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन इन निदान स्थान। नहीं, रक्तज गुल्म क्या होता है, जितना पुराना होता है उतना चिकित्सा साध्य होता है, पुराना होने पर साध्य। देखिए रक्तज गुल्म क्या होता है बेसिकली, रक्तज गुल्म में क्या कहते हैं, रक्तज गुल्म बेसिकली मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। रक्तज गुल्म के अंदर एक सब पार्ट होता है आर्तव जन्य गुल्म। जो आर्तव जन्य गुल्म होता है वो फीमेल्स में ही होता है। फीमेल्स में क्या होता है, देखिए कुछ आप कह सकते हो यूट्रस के अंदर एक ग्रंथि या गांठ पड़ जाती है, और क्या कहते हैं, कह सकते हो वात प्रकोप के कारण वात रक्त को दूषित कर देता है, जिस कारण गर्भाशय में दिक्कत क्रिएट हो जाती है। पेशेंट कभी कभी क्या कहते हैं, रक्तज गुल्म के कारण उनको लगता है फीमेल को प्रेग्नेंट है वो, लेकिन जबकि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि रक्तज गुल्म के कारण कभी कभी फीमेल को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि सिम्टम्स सेम आते हैं, उसका पेट फूल जाता है, उसका उदर फूल जाता है, उसको उल्टी आती है, जी घबराते हैं, वीकनेस आ जाती है, ये सब लक्षण आते हैं। फीमेल को लगता है कि उसने कंसीव कर लिया है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो डिटेल की बातें आगे करेंगे चिकित्सा स्थान में, लेकिन फिलहाल बात करते हैं रक्तज गुल्म की। तो रक्तज गुल्म के लिए बताया जाता है कि यदि पुराना हो जाता है तब चिकित्सा साध्य हो जाता है। कह देते हैं 10 मास बाद साध्य हो जाता है, 10 मास पर साध्य हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही आप ध्यान रखोगे। आइए नीचे लिख रहा है रक्तज गुल्म पुराना होने पर 10 मास में सुख साध्य हो जाता है, यही बात नीचे लिखी मिलेगी आपको। ठीक है, लिख रहा है ज्वर तुल्य दोषित्वम प्रमेय दोष तुल्य दोषता रक्तज गुल्म में पुराणत्वम सुख साध्यम, कि जब रक्तम दोष कैसा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, पुराणत्व हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, सुख साध्य उसको बोलेंगे। ठीक है, ये मधुकोश ने बताया है, बस डिटेल में यहीं तक बात कर ली हमने, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, एक बार आप पढ़ेंगे जरूर इसको। अब आगे आते हैं क्रस्ट दोष से साधों का पूर्व स्वरूप। जो क्रस्ट साध रोग है उसका स्वरूप देखते हैं। तो लिख रहा है निमित्त पूर्व रूपाणाम, निमित्त हेतु का एक तरीके से कह सकते हो पर्याय है सिनोनियम है, तो निमित्त कंफ्यूजन नहीं होगी, निमित्त हेतु के लिए बोला गया है। निमित्त पूर्व रूपाणाम, पूर्व रूपाणाम अलग है, प्री सिम्पटम से रूपाणाम अलग है। कैसा हो जाएगा, मध्यम हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने बताए थे कि यहाँ पर पूर्व रूप रूप निदान कैसे मध्यम हो जाएंगे। काल प्रकृति दूषणाम, सामान्य अन्य तस्य चाह, किसी एक की समानता मिल जाएगी, बताया था। जो रोगी हो जाएगा या तो गड़बड़ी होगी या वृद्ध होगा या बच्चा होगा, और क्या होगा, उसके अंदर उपद्रव होंगे लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। क्या होगा, कह सकते हो शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्निकर्म की आवश्यकता पड़ेगी। और जो रोग है, जो रोग वो क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर ऐसे स्थान पर हो जाएगा जहाँ पे चिकित्सा करना कठिन है, लाइक किसी मर्म स्थान पर हो गया, अस्थि में हो गया, संधि में हो गया, तो इसके से चिकित्सा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, क्या कहता कह रहे हो, जो दोष है, दोष वो कैसा होगा, दो दोष है। हम लास्ट में दो दोष को इंपॉर्टेंट बात करेंगे। उसके अलावा कह सकते हो जो वात पित्त है, क्या कहते हैं, दो रोग के कारण मूवमेंट करेगा। ठीक है, और जो चतुष्ट है, जो आपके चिकित्सा के चतुष्पाद है, कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए कह रहा है ना अति पूर्ण चतुष्ट। ठीक है, फिर कह रहा है ना अति कालम व कृष्णात्यम, ज्यादा पुराना नहीं होगा। ठीक है, अधिक पुराना नहीं होगा, और दो दोषों के कारण होगा। अब बात करते हैं याप्य की। लिख रहा है शेषत्वाद आयुषो, आयुष मतलब आयु, शेषत्वाद मतलब शेष रह गई है, यानी आयु के शेष रहने के कारण याप्यम साध्यम। वो क्या है, याप्यम साध्यम मतलब, याप्यम साध्यम पथ्य सेव्याम, पत्ते का सेवन करने से वो चलता रहेगा। लब्धम अल्प सुखम अल्पेन, और उसको अल्प अल्प यानी थोड़े सुख की उपलब्धि होती रहेगी। हेतु नाम अश्रु प्रवर्तकम, और अगर उसने हेतु का थोड़ा सा भी सेवन कर लिया, अश्रु मतलब तकलीफ उसको बढ़ जाएगी। अगर उसने हेतु का जरा सा भी सेवन कर लिया तकलीफ बढ़ जाएगी। मैंने बताया था कि अगर वो अपत्य का सेवन कर लेता है, हेतु या निदान का सेवन कर लेता है,
तो उसका जो रोग है भयंकर हो जाएगा, रस आदि धातुओं में आश्रित हो जाएगा और ठीक नहीं होगा। कह रहा है गंभीरम बहुधातुस्तम, गंभीर हो जाएगा, बहुधातुओं में स्थित हो जाएगा, जैसे कि मर्म संधि आश्रितम। फिर कह रहा है नित्यानुशायनम, नित्य क्या कितने कह सकते हो, जो नित्य का कितने बहुत दिन से चला आ रहा हो, दीर्घ काल बहुत काल से पुराना हो, नित्य अनुशायनम यानी कह सकते हो जो डेली परेशानी उत्पन्न कर रहा है, दौरे के रूप में आ रहा है, बार बार रिपीटेबल कर रहा है। विद्याद दो दोषजम, और कैसा है, दो दोषजम है, ठीक है। अब नीचे आएंगे प्रत्याख्य, प्रत्याख्य के लिए बताया जा रहा है तद्वतम प्रत्याख्यम त्रिदोषजम, कैसा होगा, त्रिदोषजम यानी त्रिदोष के कारण होगा। क्रिया पथतम अतिक्रांतम, क्रिया करने पर भी क्या कहते हैं, कोई आराम नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। सर्व मार्ग अनुसरणम, सर्व मार्ग यानी सारे रास्तों में अनुसरणम, अनुसरण करेगा, मूवमेंट करेगा। औत्सुक के अर्थी यानी बेचैनी उत्पन्न करेगा, औत्सुक के उत्सुकता उत्पन्न करेगा, मोह उत्पन्न करेगा, इंद्रियों का विनाश कर देगा। दुर्बल्य, जो दुर्बल है दुर्बलता लाएगा। और कह सकते हो संसर्गजम व्याधि, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोगी पस्त हो जाएगा और रोग मस्त हो जाएगा, यानी रोगी कमजोर होता जाएगा, रोग मस्त होता जाएगा। और यही अरिष्ट के लक्षण है, यानी इसकी मृत्यु निकट है, यही प्रत्याख्य या अनुक्रम है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए अनुक्रम कैसे नाम रखा गया इसका, अनुक्रम। देखिए आपने उपक्रम सुना होगा, उपक्रम, उपक्रम का मतलब किसी को पता है क्या होता है उपक्रम का मतलब, मैंने बताया था इससे पहले इंद्रिय उपक्रम में, चिकित्सा, चिकित्सा या ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट या ट्रीटेबल। तो अनुक्रम का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए अनुक्रम का मतलब, जब उपक्रम का मतलब ट्रीटेबल है तो ये क्या हो जाएगा, अनट्रीटेबल, क्या हो जाएगा, अनट्रीटेबल, ठीक है। अब नीचे आएंगे, रोगी परीक्षा के बाद चिकित्सा, तो लिख रहा है बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वे रोगों में उसके साध्य साध्य याप्य आदि लक्षणों की परीक्षा कर ले और साध्य रोगों में चिकित्सा कर्म का प्रारंभ करे। यही मैंने अभी आपको बताया कि जो वैद्य इस प्रकार की परीक्षा नहीं करता, साध्य असाध्य का विचार नहीं करता, उसको हानि पहुंचती है, उसके अर्थ की हानि होती है, विद्या की हानि होती है, यश की हानि होती है, कभी मरीजों का संग्रह नहीं कर पाता, धन का संग्रह नहीं कर पाता और निद्रा का पात्र बनता है। ये 5 बातें मैंने आपको बताई थी, वो 5 बातें होंगी अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे। इफ डू नॉट फॉलो देन आपको बताइए क्या होगा। फिर क्या लिख रहा है यहाँ पर, लाइन लाइन अंडरमार्क करेंगे, चतुर्विधम विकल्पस्य, चतुर्विध विकल्प बताए गए, सुख साध्य के 3 विकल्प आपको पता ही है। मतलब भेद के लिए बोला गया है कि टोटल 4 विध होते हैं, ठीक है। 4 विध कैसे, सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य और अनुत्तरम, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है चैप्टर पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ा चैप्टर में हमने, श्लोक से लेकर के आपकी बातों तक, पीजी के क्वेश्चंस तक। आइए चैट सेक्शन, बताएंगे मुझे कोई समस्या, कोई व्यवधान, कोई दिक्कत आ रही है, कोई डर लग रहा है, कोई समस्या में, क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? यस सर, यस सर। सर सर हाँ प्रियम बताओ। सर कृत साध्य में लिखा हुआ था 2 मार्गों में रोग हो, 2 मार्गों में रोग से मतलब, देखिए 2 मार्गों में रोग कह सकते हो, अगर आपने क्या कहते हैं रक्तपित्त, अभी निदान स्तर में आपको बताऊंगा। रक्तपित्त 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त, तिर्यक रक्तपित्त। ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या होता है, जो रक्तपित्त होता है उसकी गति ऊपर की तरफ होती है। अधो रक्तपित्त में जो गति होती है रक्तपित्त की नीचे की तरफ होती है। और तिर्यक रक्तपित्त में जो गति होती है वो बोथ साइड होती है। तो 2 मार्ग में मतलब कभी ऊपर से आ रहा है, कभी नीचे से आ रहा है, ऊपर से भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। दैट इज द द्वय मार्ग गति, यानी कभी ऊपर से कभी नीचे से, दैट इज द द्वय मार्ग गति। क्लियर है कृत साध्य? आगे जाके मैं बताऊंगा कि ऐसे रक्तपित्त को अपन क्या बोलते थे, कृत साध्य बोल देते हैं। क्लियर है ओके प्रिया? सर, ओके सर। ठीक, कुछ और पूछना है किसी को? सर चैप्टर जीशा, 9 का डाउट है। हाँ बताओ श्रद्धा, क्या डाउट है चैप्टर 9 का? सर पेज नंबर 174 में, एक मिनट, पेज नंबर, हाँ सर जो फर्स्ट विमर्श है उसकी लास्ट 3rd लाइन में ये गुणाक्षर न्याय लिखा है, इसका क्या मतलब है सर? एक मिनट, चलिए इसको देखना पड़ेगा यार श्रद्धा, मैं देख कर बताता हूँ इसको, ठीक है? ठीक है, रैंडमली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख कर बता दूंगा आपको, ठीक है? सर एक चीज और, जैसे अगर क्वेश्चन में आता है कि उत्तम वैद्य के गुण लिखिए, तो हम जो वो हाँ 4 गुण है वो लिखेंगे कि यहाँ जो 6 गुण दिए हैं, मतलब जो इतने सारे गुण हैं वो लिखेंगे, मतलब? नहीं नहीं, 4 गुण दिए गए हैं, श्रुते पर्यावरण तत्वम बहुशो दष्ट कर्मता दाक्षम सुचमिति, आपको वो 4 गुण लिखने हैं वहां पर।
हमेशा वो 4 गुण लिखने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन 4 को एक्सप्लेन कर दोगे और फिर बाद लास्ट में 6 लिख दोगे। विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, ये भी गुण बताए गए हैं। ठीक है, लास्ट में आप और लिख दो। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन 4 हैं वो 4 लिखने हैं। रेफरेंस भी आपको उसी के अनुसार डिसाइड करना है, सूत्र 9 का। ठीक है श्रद्धा, जी सर। कोई और समझता है किसी बच्चे को? ये आपका मैं क्या कहते हैं देखकर बता दूंगा। अभी मुझे इस टाइम रैंडम ध्यान नहीं आ रहा, पढ़ा था मैंने, गुणाक्षर नहीं आए, मैं आपको देखकर बता दूंगा। ओके कोई सर। और समस्या हो किसी बच्चा को तो मुझे पूछ लीजिए, कोई समस्या हो तो। देखिए चरक की ये स्पेशलिटी रहती है, कितना भी आप पढ़ लो कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो माइंड से स्लिप कर जाती है। तो चरक इतनी डीप है यार, क्या कहते हैं, अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दो थोड़ा। जो ना हुआ करे आप लोग पूछ लिया करो। देखो आप लोगों से मैं क्या कहते हैं क्लियरली बोलूँ, आप लोग को कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। अभी मैंने आपको बताया भी था कल भी कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर से आजकल मैं आईडी लिंक भेज रहा हूँ, आपने देखा होगा नंबर चेंज हो गया है। आप उसी नंबर फिलहाल मैसेज करिए कुछ दिन के लिए। हालांकि जो मेरा पुराना नंबर है, मेन नंबर है, उसको मैं दोबारा से एक्टिवेट कर पा रहा हूँ, कुछ समस्या हो गई है। ठीक है, तो आप लोग डाउट अपने इस न्यू नंबर पे भेज सकते हैं, जो भी समस्या हो कॉल कर सकते हैं, यही मेरा कॉलिंग नंबर है। बाकी अपन कल मिलते हैं। कोई चैप्टर 10 में डाउट हो आप पढ़कर आइएगा, अब तक तो क्लियर है आप लोगों का मेरे हिसाब से। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप लोग कल पढ़कर आइएगा, कल अपन बात करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में कल अपन चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 इंपॉर्टेंट चैप्टर से अपन प्रत्यक्ष की बात करेंगे, आप्तोपदेश की बात करेंगे, प्रमाणों की बात करेंगे, अष्टप्रक का वर्णन आया है, ये सारी बात अपन कल से करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज अपन यहीं पे क्लास रखते हैं। आज अपन ने अच्छा खासा मतलब चैप्टर 10 को कवर कर लिया, बातों को समझ समझ के। आप लोग के सहयोग से सही चल रही है क्लासेस। ठीक है, बीच में छुट्टियां हो जाती है इसलिए मैं भी थोड़ी काम जी जान लगा दे रहा हूँ क्लास में, नोट्स प्रिपेयर करने में, लिखने में। ठीक है, तो चलिए फिर अपन आगे की चर्चा कल करेंगे। टेक केयर, बाकी मिलते हैं अपन कल। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर।